हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे ओपेरॉन कॉन्सेप्ट का। देखिए ओपेरॉन कॉन्सेप्ट क्या है। ओपेरॉन कॉन्सेप्ट जीन एक्सप्रेशन के रेगुलेशन के लिए दिया गया एक कॉन्सेप्ट है जो कि स्पेशली प्रोकैरियोट्स के लिए बताया गया था, है ना। यानी प्रोकैरियोट्स या बैक्टीरिया में जो जीन रेगुलेशन का एक बेसिक बायोकेमिकल लेवल पे जो जीन कंट्रोल का एक बेसिक पाथवे है, जो बेसिक मैकेनिज्म है, उसको हम लोग ओपेरॉन कॉन्सेप्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ओपेरॉन कॉन्सेप्ट दिया किसने था? ओपेरॉन कॉन्सेप्ट जो है वो फ्रांसिस जैकब एंड मोनेड। तो जैकब और मोनेड ने ओपेरॉन कॉन्सेप्ट को दिया था। ठीक, तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है ये समझना कि ओपेरॉन क्या होता है। ठीक है, ओपेरॉन क्या होता है इसको समझना है। ठीक है, तो देखिए ओपेरॉन को हम लोग क्या डिफाइन करते हैं। एक मैंने सामने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, आप इस स्ट्रक्चर को दूसरे तरीके से देखेंगे तो ये हमारा एक डीएनए है और ये जो डीएनए है वो एक्चुअल में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। आप ध्यान से देखिए, प्रमोटर है, स्टार्ट साइट है, टर्मिनेटर है। तो प्रमोटर है, टर्मिनेटर और उसके बीच के सीक्वेंसेस हैं, है ना। तो ये सब मिलकर के एक्चुअल में क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एक जीन का स्ट्रक्चर या ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का स्ट्रक्चर ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक, तो अब इस जो जीन है आपका, इस जीन को या ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को अगर आप ध्यान से देखिए तो इसमें एक से ज़्यादा स्ट्रक्चरल जीन है। मैंने यहाँ 3 बनाया हुआ है, ए बी सी, 3 स्ट्रक्चरल जीन है। ठीक है, तो यहीं से हमारा ओपेरॉन का जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है वो स्टार्ट होता है। यानी अगर एक से ज़्यादा स्ट्रक्चरल जीन है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, एक से ज़्यादा स्ट्रक्चरल जीन है और उनको कंट्रोल करने के लिए एक ही रेगुलेटरी एलिमेंट है। देखिए प्रमोटर अकेला है, ठीक है, ऑपरेटर भी एक ही सीक्वेंस है, ये सब रेगुलेटरी सीक्वेंसेस हैं। ठीक है, प्रमोटर और ऑपरेटर ये सब हमारे क्या हैं? दोनों रेगुलेटरी एलिमेंट्स। रेगुलेटरी एलिमेंट्स बोल सकते हैं, रेगुलेटरी सीक्वेंस बोल सकते हैं या रेगुलेटरी जीन्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, इनको कई नामों से बुलाया जाता है। आप डीएनए के बेसिस पे चलेंगे तो रेगुलेटरी सीक्वेंस बोल सकते हैं। ठीक है, फंक्शन के बेसिस पे चलेंगे रेगुलेटरी एलिमेंट्स हैं, और चूंकि डीएनए का पार्ट है, जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करेंगे, इसलिए इनको आप रेगुलेटरी जीन भी बोल सकते हैं। ठीक, तो अगर एक से ज़्यादा स्ट्रक्चरल जीन है और वो एक सिंगल रेगुलेटरी एलिमेंट से कंट्रोल हो रहे हैं तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग ओपेरॉन बोलते हैं। बात समझ आ गया? अब दूसरे तरीके से भी डिफाइन करें तो देखिए स्ट्रक्चरल जीन को हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल जीन को हम लोग बोलते थे सिस्ट्रॉन। ठीक, स्ट्रक्चरल जीन को हम लोग क्या बोलते थे? सिस्ट्रॉन बोलते थे। तो दूसरे तरीके से भी आप डिफाइन कर सकते हैं कि अगर कोई मल्टी सिस्ट्रॉनिक जीन है, आप ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में पढ़े थे कि अगर ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में एक से ज़्यादा स्ट्रक्चरल जीन यानी सिस्ट्रॉन होते हैं तो उसको आप मल्टी सिस्ट्रॉनिक जीन बोलते हैं। तो अगर एक मल्टी सिस्ट्रॉनिक जीन का सिस्टम है तो उसको आप ओपेरॉन बोल सकते हैं। क्लियर? तो दोनों ही बातें हैं, आप बुकिश जो आपका डेफिनेशन उसके हिसाब से आप चलिए कि एक से ज़्यादा स्ट्रक्चरल जीन अगर एक ही रेगुलेटरी एलिमेंट से कंट्रोल होते हैं तो आप उसको ओपेरॉन बोलेंगे, या मल्टी सिस्ट्रॉनिक जीन सिस्टम है, ठीक है, तो उसको भी आप ओपेरॉन बोल सकते हैं। ठीक, दूसरा, अब चूंकि मैंने नाम ले लिया मल्टी सिस्ट्रॉनिक का, तो आप जानते हैं मल्टी सिस्ट्रॉनिक जो है वो सबसे ज़्यादा कॉमन है, ठीक है, प्रोकैरियोट्स में। ठीक, तो इसीलिए जो ओपेरॉन है, ज़्यादातर ओपेरॉन आपको कहाँ मिलेगा? ओपेरॉन is found in प्रोकैरियोट। जितने भी प्रोकैरियोट हैं सब में आपको ओपेरॉन मिलेगा, प्लस कुछ लोअर यूकैरियोट जैसे ईस्ट हैं, है ना, या कुछ प्रोटोजोआ के मेंबर्स हैं, प्रोटिस्टा के मेंबर्स हैं। तो जो लोअर यूकैरियोट्स हैं, फ्यू लोअर यूकैरियोट्स में भी आपको मिलेंगे। ठीक, तो हम समझ गए कि ओपेरॉन क्या होता है। ठीक है, अब ओपेरॉन हमारा रेगुलेशन का मैंने बताया कि ज़्यादातर चूंकि बैक्टीरिया की बात करनी है और बैक्टीरिया में आप जानते हैं ज़्यादातर सिंगल सेल्ड होते हैं, तो एक सेल की मॉर्फोलॉजी का अफेक्ट कम है इन कंपेरिजन टू बायोकेमिकल एक्सप्रेशन। यानी एक सिंगल सेल है तो सेल की मॉर्फोलॉजी से बहुत ज़्यादा जेनेटिक्स का लेना देना वहाँ पे नहीं है, मतलब कंट्रोल का वहाँ से पॉइंट नहीं है। सबसे ज़्यादा क्या उसकी एक्टिविटी यानी मेटाबॉलिक एक्टिविटी की बात करनी है, तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी यानी बायोकेमिकल एक्टिविटी जो हो रही है उसी का जेनेटिक कंट्रोल एक्सप्लेन करने के लिए ओपेरॉन कॉन्सेप्ट को दिया गया था। ठीक, तो इसीलिए हम आगे इसका मेटाबॉलिक कॉन्सेप्ट भी देखेंगे कि ओपेरॉन का मेटाबॉलिक कॉन्सेप्ट क्या है। तो
ओपेरॉन क्या है ये आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अब आइए इस ओपेरॉन का जो डिफरेंट कंपोनेंट्स है उसको भी देख लिया जाए कि क्या क्या है। स्ट्रक्चरल जीन तो आप जानते ही हैं, डीएनए के वो सीक्वेंसेस होते हैं जिनमें जेनेटिक कोडॉन होता है, ठीक है, और जिनसे एक पॉलीपेप्टाइड सिंथेसाइज होती है। तो एक पॉलीपेप्टाइड यहाँ से एक यहाँ से, क्या जितने स्ट्रक्चरल जीन यानी सिस्टोन है उतने पॉलीपेप्टाइड्स बनेंगे। प्रमोटर ऑपरेटर क्या है? प्रमोटर को हम लोगों ने डिफाइन किया था ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में कि प्रमोटर वो सीक्वेंस होता है, डीएनए सीक्वेंस वेयर आरएनए पॉलीमरेज यानी आरएनए पॉल एंजाइम बाइंड करता है ना। तो डीएनए का वो सीक्वेंस जहां आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करे वो हमारा प्रमोटर होगा। ऑपरेटर क्या है? ये भी डीएनए सीक्वेंस है, डीएनए सीक्वेंस वेयर रिप्रेशर प्रोटीन बाइंड्स, रिप्रेशर प्रोटीन बाइंड्स। तो जहां रिप्रेशर प्रोटीन बाइंड करेगा, ठीक है, उस रिप्रेशर प्रोटीन की जो बाइंडिंग साइट होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑपरेटर बोलेंगे। ओ फॉर ऑपरेटर, पी फॉर प्रमोटर। तो ऑपरेटर सीक्वेंस वो डीएनए सीक्वेंस होगा जहां पे हमारा रिप्रेशर प्रोटीन बाइंड करेगा। अब सवाल आपके दिमाग में चल रहा होगा कि रिप्रेशर प्रोटीन क्या है, तो अभी हम लोग आगे देखेंगे, फिलहाल पहले समझ लीजिए। रिप्रेशर यानी एक ऐसा प्रोटीन जो जब जीन पे बाइंड करेगा तो उसके एक्सप्रेशन को घटा देगा या उसको स्विच ऑफ कर देगा, तो यानी सप्रेस कर रहा है ना। तो कोई भी प्रोटीन जो जीन के एक्सप्रेशन को सप्रेस कर रही है या इनहिबिट कर रही है या उसको स्विच ऑफ कर रही है उसको हम लोग रिप्रेशर बोलते हैं। क्लियर? तो इसीलिए यहाँ पे रिप्रेशर वर्ड यूज किया गया है। तो उसके भी बाइंड करने का एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होगा, तो जो सीक्वेंस पे वो बाइंड कर रहा है उसी को हम लोग ऑपरेटर बोल दे रहे हैं, ठीक। उसके बाद ये टर्मिनेटर पॉइंट है जहाँ ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप हो जाता है, ठीक है। तो अब चूंकि हम लोग यहाँ बेसिकली एक जीन को डिफाइन कर रहे हैं, तो अगर आपसे नीट में सवाल पूछ लिया जाए कि जो ओपेरॉन है वो जेनेटिक एक्सप्रेशन के किस लेवल पे रेगुलेशन करता है, तो ये ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे कंट्रोल करता है ना। रेगुलेशन इज डन एट ट्रांसक्रिप्शन लेवल, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे ये वर्क करता है, ठीक। तो ये तो हो गया ओपेरॉन का मीनिंग। अब आइए ओपेरॉन का जो बायोकेमिकल कॉन्सेप्ट है, मैंने क्या बोला कि ज़्यादातर जो ओपेरॉन है वो बायोकेमिकल पाथवे को रेगुलेट करते हैं बैक्टीरिया में, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग ओपेरॉन को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं और कैसे उसके फंक्शन को समझ सकते हैं उसकी बात करें। ओके, तो ओपेरॉन को हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं उसके एक्टिविटी के हिसाब से। एक हो जाता है हमारा इंड्यूसिबल ओपेरॉन और दूसरे हो जाते हैं रिप्रेसिबल यानी ओपेरॉन्स। तो जितने भी ओपेरॉन्स हैं प्रोकैरियोट्स में उनको हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, इंड्यूसिबल और रिप्रेसिबल। इंड्यूसिबल का मतलब क्या होता है? कोई सिस्टम इंड्यूस हो रहा है, इंड्यूस यानी जीन का एक्सप्रेशन जो है वो स्विच ऑन हो रहा है या एक्सप्रेशन उसका इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। तो यानी अगर किसी सबस्ट्रेट की वजह से, किसी मॉलिक्यूल की वजह से जीन का एक्सप्रेशन बढ़ रहा है, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? इंड्यूसिबल ओपेरॉन। और ऐसा जीन जो किसी सबस्ट्रेट की वजह से स्विच ऑफ हो जाए या उसका एक्सप्रेशन डाउन हो जाए उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिप्रेसिबल ओपेरॉन, ठीक। तो अब ये इंड्यूसिबल और रिप्रेसिबल क्यों हो रहा है इसको समझने के लिए आप मेटाबॉलिज्म को समझिए। देखिए, मेटाबॉलिक रिएक्शंस को हम लोग दो कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं। एक हमारा होता है, ठीक है, एनाबॉलिक रिएक्शन और एक होता है कैटाबॉलिक रिएक्शन। तो कैटाबॉलिक रिएक्शन में क्या होता है? कोई सबस्ट्रेट होगा और वो सबस्ट्रेट टूटेगा अपने डिफरेंट कंपोनेंट्स में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सबस्ट्रेट है हमारा और ये सबस्ट्रेट एंजाइम की मदद से A प्लस B प्लस डैश डैश जो भी इसके कंपोनेंट्स होंगे उन कंपोनेंट्स में ये टूटेगा, ठीक है। तो यानी यहाँ पे क्या हो रहा है? कैटाबॉलिज्म हो रहा है। और जो भी एंजाइम यहाँ पे वर्क करेगा, चाहे वो एक सिंगल एंजाइम हो या एक से ज़्यादा एंजाइम हो, वो सभी एंजाइम किसी न किसी जीन से ही बनेंगे, ठीक। तो अगर आप ऐसे सोचिए थोड़ी देर के लिए कि सबस्ट्रेट नहीं है, तो सबस्ट्रेट नहीं है तो एंजाइम काम कहाँ करेगा, है ना। तो इसलिए एंजाइम की ज़रूरत भी नहीं होगी, तो एंजाइम मिनिमम कंसंट्रेशन में होगा, ठीक। लेकिन जैसे ही आप सबस्ट्रेट डालेंगे तो सबस्ट्रेट का अमाउंट बढ़ने पे क्या होगा? एंजाइम की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, तो एंजाइम का अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा। और एंजाइम का अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा तो जीन के एक्सप्रेशन को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक। तो इसलिए हम इसको क्या बोल रहे थे? इंड्यूसिबल सिस्टम। यानी कैटाबॉलिक रिएक्शन जितने भी होते हैं, ठीक है, कैटाबॉलिक बायोकेमिकल रिएक्शन जो होते हैं उनमें क्या होता है कि उनका सबस्ट्रेट ऐड करने पे उनसे जो रिलेटेड जीन यानी ओपेरॉन है वो एक्टिवेट हो जाते हैं, इंड्यूस हो जाते हैं, और इसलिए हम इस सिस्टम को क्या बोल रहे हैं? इंड्यूसिबल सिस्टम।
जबकि इसका अपोजिट चलिए एनाबॉलिक रिएक्शन। एनाबॉलिक रिएक्शन यानी सिंथेटिक रिएक्शन, यहाँ टूटना नहीं है, यहाँ बनना है। तो आप देख सकते हैं A प्लस बी प्लस सी प्लस डिफरेंट रिएक्टेंट हैं और वो रिएक्टेंट मिल करके हमारा प्रोडक्ट बना दें। ठीक है, तो प्रोडक्ट बनाने के लिए भी सिंथेटिक रिएक्शन में भी एंजाइम चाहिए और वो एंजाइम भी किसी न किसी जीन से ही बनेगा। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या है, अगर हम यहाँ पे प्रोडक्ट जो बन रहा है, ठीक है, अगर प्रोडक्ट जितना सेल को रिक्वायरमेंट है उतना ऑलरेडी बन चुका है तो एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल तो बनेगा नहीं। तो जब एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल नहीं बनेगा तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन थ्रेशोल्ड लेवल से जैसे ही ज़्यादा होगा वो खुद इस रिएक्शन को स्टॉप कर देगा, यानी जीन के एक्सप्रेशन को डाउन कर देगा या स्विच ऑफ कर देगा। ठीक, अब इसको दूसरे तरीके से समझते हैं। मान लीजिए जो प्रोडक्ट बनाना था बैक्टीरिया को, ठीक है, प्रोडक्ट बिल्कुल ख़त्म हो गया है तो एंजाइम की ज़रूरत ज़्यादा होगी। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे प्रोडक्ट बनेगा वैसे वैसे एंजाइम की डिमांड कम होती जाएगी क्योंकि रिक्वायरमेंट पूरी होती जा रही है। तो अगर रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए हम बाहर से प्रोडक्ट को डाल दें सिस्टम में, यानी बैक्टीरिया को बाहर से वो प्रोडक्ट सप्लाई दे दें, तो फिर बनाने की ज़रूरत ही नहीं होगी। और जब बाहर से हम सप्लाई देंगे तो बनाने की ज़रूरत नहीं होगी, तो एंजाइम की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी बहुत ज़्यादा, फिर उसका जीन एक्सप्रेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो इसलिए जीन एक्सप्रेशन डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों में फ़र्क समझ लीजिए। यहाँ पे हम सबस्ट्रेट को डालेंगे तो ओपेरॉन यानी जीन जो है वो स्विच ऑन होगा, उसका एक्सप्रेशन लेवल बढ़ेगा। और यहाँ जब हम प्रोडक्ट को डालेंगे तो एंजाइम यानी जो उसका ओपेरॉन है या जीन है उसका एक्सप्रेशन कम हो जाएगा या वो स्विच ऑफ हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से ये रिप्रेसिबल ओपेरॉन की तरह काम कर रहा है और ये इंड्यूसिबल ओपेरॉन की तरह काम कर रहा है। ठीक है, अब इसको आप ग्राफ से भी समझना चाहें तो उसका ग्राफ आप इस तरह से देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ले लीजिए और यहाँ आप रेट ऑफ रिएक्शन ले लीजिए। तो जैसे जैसे आप सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे वैसे वैसे, ठीक है, रिएक्शन की स्पीड बढ़ेगी। जबकि यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, यहाँ तो जीन का एक्सप्रेशन इंड्यूस हो रहा था जैसे जैसे आप सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ा रहे थे। अब यहाँ प्रोडक्ट ले लीजिए, तो जैसे जैसे आप प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो धीरे धीरे डाउन होगा। ठीक, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जीन जो है वो धीरे धीरे उसका एक्सप्रेशन कम हो रहा है और फाइनली स्विच ऑफ हो जा रहा है। वही चीज़ यहाँ पे है, जीन ऑन हो रहा है, उसका एक्सप्रेशन बढ़ रहा है। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, रिप्रेसिबल सिस्टम हो गया, रिप्रेसिबल सिस्टम। और ये हमारा क्या हो गया, इंड्यूसिबल सिस्टम। ठीक है, रिप्रेसिबल सिस्टम हो गया और इंड्यूसिबल सिस्टम हो गया, दोनों सिस्टम आपको नजर आ रहे हैं। ठीक, अब मैं यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बोला है, आप रिएक्शन देख करके समझ रहे हैं। यानी इंड्यूसिबल ओपेरॉन किसके लिए है, फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए हैं, जबकि रिप्रेसिबल ओपेरॉन किसके लिए है, फॉर एनाबॉलिक रिएक्शन। तो आप जानते हैं ज़्यादातर प्रोकैरियोट्स में जो शुगर वगैरह यूज होते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया जो शुगर यूज करती है उसको कैटाबोलाइज करती है एनर्जी लेने के लिए, जबकि अमीनो एसिड्स की उनमें कमी होती है और अमीनो एसिड्स के जो बायोकेमिकल पाथवे हैं वो सिंथेटिक पाथवे होंगे, यानी अमीनो एसिड बनाना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे अमीनो एसिड ग्रोथ फैक्टर की तरह बैक्टीरिया में वर्क करते हैं, है ना। तो इसीलिए जो हमारे शुगर से रिलेटेड, शुगर के मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड ओपेरॉन होंगे वो सब हमारे किस में आ जाएंगे, इंड्यूसिबल ओपेरॉन में। जैसे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं लैक ओपेरॉन। तो लैक ओपेरॉन किसके लिए है, फॉर लैक्टोज, लैक्टोज के लिए। तो देखिए लैक्टोज का लैक ओपेरॉन है ना, तो लैक ओपेरॉन लैक्टोज के कैटाबॉलिज्म के लिए है। इसी तरीके से एरा ओपेरॉन है आपका, तो एरा ओपेरॉन किसके लिए है, फॉर अरेबिनोज, अरेबिनोज भी आपका शुगर है। ठीक, तो इस तरह से जितने भी एक्सेट्रा कर लीजिए, जितने भी आपके शुगर से रिलेटेड जीन एक्सप्रेशन होंगे, ठीक है, कैटाबॉलिक पाथवे के, वो सब आपके इंड्यूसिबल में आ जाएंगे। और जो अमीनो एसिड से रिलेटेड है वो जनरली इसमें आ जाएंगे। जैसे एग्जांपल आप ले लीजिए ट्रिप ओपेरॉन। तो ट्रिप ओपेरॉन किसके लिए है, ट्रिप ओपेरॉन है ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड के सिंथेसिस के लिए, ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड की सिंथेसिस के लिए है। ठीक है, इसी तरह से हिस ओपेरॉन है, तो वो हिस्टिडीन अमीनो एसिड के लिए होगा,
हिस्टिडीन अमीनो एसिड्स के लिए होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो सिंथेटिक पाथवे वाले हैं वो ज़्यादातर अमीनो एसिड वाले हैं, तो उनसे रिलेटेड जो पाथवे हैं उसी के नाम पे ओपेरॉन का नाम रख दिया गया है। ट्रिप्टोफैन बनाना है तो ट्रिप्टोपेरॉन, हिस्टिडीन बनाना है तो हिस्टोपेरॉन, और जो शुगर वाले हैं वो कैटाबॉलिक हैं तो वो भी रिलेटेड नाम पे। लैक्टोज का कैटाबॉलिज्म करना है तो लैकोपेरॉन होगा, अरेबिनोज का करना है एरोपेरॉन होगा। तो इस तरह से नॉमेनक्लेचर दिया गया है। क्लियर। अब कुछ चीज़ें और हैं, जैसे कई बार लिखा होता है पॉजिटिव और नेगेटिव रेगुलेशन। तो जब भी पॉजिटिव की बात करते हैं हम लोग, पॉजिटिव रेगुलेशन की बात करते हैं, है ना, तो पॉजिटिव रेगुलेशन का मतलब क्या है कि जीन हमारा स्विच ऑन हो रहा है। पॉजिटिव यानी फायदे में, है ना, किसी चीज़ का बढ़ना। तो पॉजिटिव रेगुलेशन लिखा है, इसका मतलब हमारा जीन जो है वो ऑन हो रहा है, यानी उसका एक्सप्रेशन लेवल बढ़ रहा है। जबकि इसका उल्टा निगेटिव अगर कहीं लिखा है, निगेटिव रेगुलेशन हो रहा है, ठीक है, निगेटिव रेगुलेशन हो रहा है, तो इसका मतलब जीन हमारा स्विच ऑफ हो रहा है, उसका एक्सप्रेशन लेवल डाउन हो रहा है। ठीक। और ठीक इसी बेसिस पे हम लोग रेगुलेटर्स जो जीन को कंट्रोल करेंगे उनको भी बोल सकते हैं पॉजिटिव रेगुलेटर, यानी जिसकी वजह से जीन हमारा ऑन होगा। जैसे यहाँ पे लैक्टोज सिस्टम में डालेंगे तो लैक्टोज क्या करेगा, सिस्टम को इंड्यूस करेगा, जीन एक्सप्रेशन को बढ़ाएगा, तो लैक्टोज हमारा क्या होगा, पॉजिटिव रेगुलेटर। ट्रिप्टोफैन है, ट्रिप्टोफैन बनाना है लेकिन हम बाहर से ट्रिप्टोफैन डाल देंगे तो रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी, जीन ऑफ हो जाएगा। इसका मतलब ट्रिप्टोफैन हमारा क्या कर रहा है, निगेटिव रेगुलेटर का काम कर रहा है। तो पॉजिटिव वर्ड लगा है मतलब वो चीज़ जीन एक्सप्रेशन को बढ़ाएगी, और निगेटिव लगा है मतलब वो चीज़ जीन एक्सप्रेशन को घटाएगी। क्लियर। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया ओपेरॉन के बारे में। अब हम इसके बाद जो अगला वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम लोग लैक ओपेरॉन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ओके।